everyone, welcome back. Welcome back in our executive government. एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में अब तक के हम लोगों ने देखा था कि हमारे मोदी जी के पास में इतनी सारी पावर्स कैसे हैं। मीन्स मोदी जी तो पीएम है, तो पीएम की पावर्स इतनी सारी उनके पास में कहाँ से आती है। तो हम लोगों ने अब तक के जो ये चैप्टर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि पीएम जो है उनके पास में पावर्स आती है फ्रॉम आर्टिकल 74, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट उन्हें हायर करता है और उनके पास में इतनी सारी पावर्स होती है, पूरी गवर्नमेंट चलाने की पावर्स होती है। तो अब क्लियर हो चुका है कि मोदी जी के पास में इतनी सारी पावर्स कैसे आती है। तो चलिए फटाफट ना अब हम थोड़ा सा एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में क्या पढ़ा था। देन हम लोग उस चैप्टर के Q&A जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। Q&A बिकॉज योर टर्म सेकंड जो है उसमें क्या अब जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आने वाले हैं, और इस चैप्टर का वेटेज में भी आपका 7 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है मैंने आपकी एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रखे हुए हैं, ताकि वो क्वेश्चंस तो आपके कवर हो ही हो, साथ में आपको और जो नॉलेजेबल क्वेश्चंस है जहाँ से और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी इस वीडियो में मैंने आपको कवर करवाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इतनी फनीएस्ट जो है पीपीटी क्यों है, क्योंकि आपको जो हमारी नोटबुक होती है उसमें इतनी ज़्यादा मतलब हम इतना कलरफुल ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, बिकॉज स्कूल में कॉपी चेक नहीं होती है ना। इतना जो है मैंने इसीलिए ये रखा है क्योंकि इतिहास गवाह है हम जो है इवन स्पेशली जो बच्चे वाली जनरेशन है वो ब्लैक एंड वाइट पे नहीं चलती है, तो थोड़ी सी पीपीटी जो है वो मतलब कलरफुल होंगी, थोड़े डायग्राम्स होंगे, तो चीज़ें हमें समझने में बहुत आसानी हो जाती है और हम अच्छे से उन चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। तो आप चाहे तो अपने जो नोट्स हैं उसमें छोटे छोटे चार्ट्स के हिसाब से, छोटे छोटे टेबल्स के हिसाब से आप उसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ताकि जिससे आपको चीज़ें जो है वो आसानी से याद जाएंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। हाँ, क्वेश्चन यहाँ नहीं है, क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ ही है, क्योंकि इंसान जो बैठा हुआ है वो सोच रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके प्रिंसिपल फंक्शंस क्या है। तो एग्जीक्यूटिव के प्रिंसिपल फंक्शन जो है वो हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि एग्जीक्यूटिव जो है हमारी गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करते हैं। हमारी गवर्नमेंट 3 टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो लेजिस्लेचर, second one is executive and third one is judicial। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में काम करती है। एक लेजिस्लेचर होती है जो रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है, पॉलिसीज क्रिएट करती है। एग्जीक्यूटिव वो होती है जो लेजिस्लेचर द्वारा जितनी भी पॉलिसीज क्रिएट की गई है, जितनी भी लॉज बनाए गए हैं, उन सबको एग्जीक्यूट करवाती है। ठीक है, मतलब ये ऑर्डर देने वाले हो गए और ये बेचारे छोटे भाई बहन हो गए जो कि इन्हें फॉलो करते हैं, बट एक्चुअल में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव के पास में ही होती है। जुडिशियल वही कि इनके ऊपर जो जजमेंट होता है वो इन्हें करते हैं, तो जुडिशियल जो होती है इन सबसे परे होती है, इनसे अलग से अलग काम करती है। इसमें लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल नहीं होता है। तो executive is the very important organ of the 3 organ of the government. The other organ of government are legislature and judiciary. First one is executive, जो मैंने आप लोगों को तीनों बता दी है। तो executive क्या करता है? Implement लाता है laws और and policy of the government. Executive are mainly वही चीज जो बता रही हूँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो भी पीपल्स है उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी भी पॉलिसीज आ रही है, जो भी लॉज बनाए गए हैं, ये उन्हें फॉलो करते हैं। The executive makes an important appointment and is also responsible for the security of a state and maintain the external relation। ये साथ में और भी क्या काम करती है कि जो external relations है, जो state की security है, उसे भी equally maintain करने के लिए ये हमारे पास में helpful होती है। ठीक है, तो लास्ट वाले इसमें भी हम लोगों ने इसके ऊपर जो प्रिंसिपल ऑफ एग्जीक्यूटिव है उसे बहुत अच्छे से समझा था कि एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या काम करती है, इसका क्या काम होता है,
जो उसका मेन प्रिंसिपल है ना, जो फंक्शन है, ये हम लोगों ने तब भी डिसाइड किया था। अभी भी आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये इम्प्लीमेंट लाती है किसके ऊपर, किसे एग्जीक्यूट कराती है, वो पॉलिसीज़ को जो कि लेजिस्लेचर जो है वो क्रिएट करता है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को आप फिर से एक और बार पढ़िए अपने मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद में इफ़ यू आर नोट डाउन इन योर नोटबुक, तो क्या करेंगे आप कि आप बिना देखे पहले लिख के देखेंगे और देन ऑन इन योर ऑन वर्ड्स, देन आप नेक्स्ट टाइम जब लिखेंगे तो फिर देख के लिखेंगे, तो इससे हमें चीज़ें भी मेमोराइज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये तो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मतलब क्वेश्चन हुआ कि हमें एग्जीक्यूटिव के टाइप्स जो है वो डिस्क्राइब करना है। एग्जीक्यूटिव कितने टाइप की होती है एंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। हम लोगों ने इसके ऊपर पहले ही क्या कर चुके थे, इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है, हाँ ये जो डायग्राम है यू कैन सेम मतलब अभी जो है ना सेम अपनी कॉपी में आप इसको लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी एक्सटर्नल जो भी आपकी कॉपी चेक करने वाला है ना, कॉपी चेक करने वाला टीचर, तो वो इस टाइप के जो डायग्राम्स होते हैं तो वो से इम्प्रेसिव होते हैं, मतलब वो इम्प्रेसिव करते हैं, इम्प्रेस करते हैं। ये चीज़ें इम्प्रेसिव होती है तो आप इन्हें अपनी कॉपी में ऐड कर सकते हैं बाकायदा। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि ये पीछे जो बैकग्राउंड, बाकायदा एक चार्ट बनाइए, देन उससे एक एक पॉइंट डिस्क्राइब कीजिए, तो इससे आपकी जो पैराग्राफ लिखने की मेहनत है ना वो भी बचेंगी और एक अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, ये इंप्रेशन तो डाल ही रहा है, बहुत इंप्रेसिव है। देन क्या होगा कि एक अलग ही अट्रैक्शन डालेगा, तो आप लोग को शायद अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली 5 और 4 मार्क्स का आपको इसमें मिलने ही मिलने हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से जो है मतलब पॉइंट फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसके टाइप जो है इसको देखते हैं और साथ में इसका मतलब कैसे कितने टाइप्स का है एक बार फिर से रिवाइज भी कर लेते हैं। देखो एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट थी उसको हमने दो टाइप से रखा हुआ था। एक तो बेस्ड ऑन कलेक्टिव प्रिंसिपल लीडरशिप के, ठीक है, मतलब जो प्रिंसिपल था क्या वो कि कलेक्टिव लीडरशिप की थी, मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो है उसको मतलब चला रहे हैं। और एक देखा था इंडिविजुअल लीडरशिप। तो इंडिविजुअल लीडरशिप में क्या देखा था कि सिर्फ एक बंदा जो है वो गवर्नमेंट को चला रहा है, वो ही प्रेसिडेंट हेड, मतलब वही जो है वो स्टेट का हेड है और वही जो है वो गवर्नमेंट का भी हेड है, हम लोगों ने देखा था। और ये रूल कहाँ पर फॉलो हो रहा था, अमेरिका में। हमने देखा था कि अमेरिका का जो गवर्नमेंट का हेड है वो भी प्रेसिडेंट ही है और जो स्टेट का गवर्नमेंट है वो भी जो स्टेट का हेड है वो भी प्रेसिडेंट ही है। ये लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट द बोथ अदर जो बचे हुए हैं तो वो दोनों ही क्या होते हैं, लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वहाँ पे कोई एक जो है हेड नहीं होता है। अगर हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप के ऊपर हमारी वो जो एग्जीक्यूटिव टाइप देखें तो एक तो होता है पार्लियामेंट्री और दूसरा होता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो सेमी में क्या होता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट और पीएम दोनों ही होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट भी है और पीएम भी है, लेकिन क्या हुआ, पीएम जो है वो गवर्नमेंट का हेड है और जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट का हेड है। क्लियर, स्टेट का हेड है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी पीएम भी होता है और क्या प्रेसिडेंट भी होता है। सिमिलरली पीएम जो है वो गवर्नमेंट का हेड होगा और जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट का हेड होगा। बट अब डिफरेंस क्या देखें यहाँ पे, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, अगर वहाँ पे किंग या क्वीन है, ठीक है, अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च चल रहा है तो वहाँ पे किंग या क्वीन जो है उनका अधिकार होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे। अगर वहाँ पे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होगा वो हेड होगा। प्रेसिडेंट जो है वो एज अ हेड नहीं होगा कि उसके पास बहुत सारी पावर्स है, ही इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है, उसके पास सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, वो और कोई मतलब उसके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती है। और हम ये वाला जो है लास्ट इस वीडियो में देख चुके हैं कि उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। देन हम लोग इसमें आगे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती है, लेकिन हम बात करते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में भी मतलब बहुत हद तक के पावर्स जो है वो होती है कि ये रूल्स रेगुलेशन को सर्कुलेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में बहुत सारी पावर्स हो जाती है। और अगर दोनों के बारे में लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो दोनों ही लेजिस्लेचर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अगर इसके खिलाफ देखें प्रेसिडेंशियल में तो ये लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट।
ओके अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाला जो है ये इसमें भी वही ये कर सकते हैं। सिमिलरली चीजें हैं, देयर आर मेनी टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, इट इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विच इंक्लूड द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर एंड मोर also. Another main executive is the permanent executive which include administrative machinery like civil servants etc etc. और जो प्रेसिडेंट वाले इसमें है तो वहां पर क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, और रियल जो है एग्जीक्यूटिव वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से आप इसमें सारी चीजें जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर मैं अपने आप से सजेस्ट करूं तो ये जो है ये बेस्ट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। देखो एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की थी, एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है, जो मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करे, मतलब उस चीज को रन करे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज है उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक के बीच में सब कुछ। तो हम लोगों ने एक चीज देखी थी, ठीक है, और वो चीज क्या थी, जब हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम बनाया था तो हमारी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट से हम लोगों ने कल एक चार्ट में देखा था। देन उसके नीचे आता है पीएम, ठीक है, पीएम जो हमारे मोदी जी है, ठीक है। पीएम जहाँ पे भी वर्ड आता है ना, कसम से बता रही हूँ अपने आप मोदी जी आ जाते हैं, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इस चैप्टर में आपको पीएम के जगह मतलब मोदी जी रख के ही पढ़ा दूँ। तो प्रेसिडेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, हम सब जानते हैं, लेकिन पीएम जो होता है इनके पास में एक्चुअल पावर होती है। ये जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए बैठे हैं कि आई एम प्रेसिडेंट, बट एक्चुअल पावर किसके पास में है, पीएम के पास में, जो कि हम लोग आए दिन देखते हैं। प्रेसिडेंट तो उसे पुरस्कार देते हैं, और जितने भी काम वाम होते हैं, फॉरेन टूर्स होते हैं, वो सब कौन देखते हैं, पीएम देखते हैं। हर जगह मित्रों से मिलने के लिए भी कौन जाते हैं, पीएम ही जाते हैं। देन इनके नीचे इनके बहुत सारे चेले आ जाते हैं, अमित शाह आ जाते हैं, राजनाथ सिंह आ जाते हैं, निर्मला सीतारमण आ जाती है, ये सारे जो है ये उनकी आ जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब क्लियर। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नीचे भी एक डिपार्टमेंट, अब ये भी तो भाई इतने बड़े पद पे है, ये कह रहे हैं कि हम जस्ट मोदी जी के नीचे हैं, तो हम कैसे डायरेक्टली काम करें। तो इनके लिए भी अब हमने एक डिपार्टमेंट बैठाल के रखा है जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कौन आ जाते हैं, सारे सिविल सर्वेंट्स, वो सिविल सर्वेंट जो कि यहाँ से जो है हम लोगों ने देखा था एक प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ तक कि क्या होता है ये एक गवर्नमेंट सेक्टर ये काम कर रहा होता है, बट यहाँ तक के जितने भी है वो एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या कि ये सब लोग जो है पॉलिटिक्स खेल कर गए हुए होते हैं। यहाँ तक के जितने भी लोग हैं सब लोगों ने पॉलिटिक्स के लिए देन ये लोगों ने अपनी पोजीशन ली है, लेकिन यहाँ से जितने भी लोग हैं तो ये अपने जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष करते हैं, यूपीएससी एमपीपीएससी और एसएससी जैसे बड़े बड़े सिविल की बात करिए तो देन वो यूपीएससी ही क्लियर किया है, लेकिन इनके नीचे भी जो और इनके जो छोटे अधिकारी बैठे हुए हैं ना और इनको डिवाइड करे, तो ये सारे जो है बड़े बड़े एग्जाम्स फाइट करने के बाद में फिर यहाँ पे पहुंचे हैं। ये लोग 5 साल के बाद में चले जाएंगे, अगर किस्मत रही तो 5 साल बाद ये फिर जनता द्वारा बुला लिए जाएंगे, बट ये लोग जो है एक बार अपॉइंट करके आते हैं, तो ये अपनी मतलब जब तक इनकी ड्यूटी चल रही है तब तक ये सेवा देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही ये चीजें समझाई है मैंने आपको, इसी को आपको इन वर्ड्स में लिखना है। आप फिर से यहाँ पे भी ये चार्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। India has adopted a parliamentary system of executive which include the following offices. President हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके सॉरी मैंने यहाँ पे एक वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी पोजीशन भूल गई, है ना, नायडू जी बुरा मान जाएंगे भैया यहाँ पे, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। देन उनके बाद में आते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी आ गए, देन काउंसिल मिनिस्टर आ गए, उसके बाद में आ जाते हैं सिविल सर्वेंट्स। क्लियर, यहाँ तक के आप ये चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सामने वाला आपको बकायदा मार्क्स देगा ही देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो इनके ऊपर हम ज़्यादा इकोनॉमी खर्च नहीं करते हैं, हम इन्हें इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन होता है, ठीक है। तो जो क्या होता है, ये देखो ये चीफ एग्जीक्यूटिव तो है ना, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, और कौन चूज करता है इनको, एमपीज एंड एमएलएज, ठीक है।
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा वगैरह वाले जितने भी लोग आ जाते हैं तो ये लोग इनको चूज कर लेते हैं, इनकी वोटिंग होती है। देन मतलब कि एकल संक्रमणीय जो हम लोगों ने प्रोपोर्शनल देखा था ना, वही वाली जो मेथड होती है, इससे प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। इनका हम डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इनको कैसे चूज क्यों नहीं चूज करते हैं कि इनका इलेक्शन जो है डायरेक्ट पब्लिक से करवा ले। तो वहां पर हम लोग इनको इसलिए डायरेक्ट पब्लिक से हायर नहीं करते हैं बिकॉज ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। अगर हम थ्रू पब्लिक इनको इलेक्ट करें, इलेक्शन करवाएं इनका, तो ये हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी पे थोड़ा खर्चा हो जाएगा और ये कॉस्टली प्रोसेस हो जाएंगी। दैट्स वाई हम लोग इनको क्या करते हैं, डायरेक्टली पब्लिक द्वारा इनको हायर नहीं करते हैं। तो इट इज एन इलेक्टेड पोस्ट बिकॉज इट इज रिपब्लिक, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके साथ में आप वो लाइन्स भी ऐड कर सकते हैं जो मैंने कल वाली पीपीटी में आप लोगों को पढ़ाई थी। ओके अच्छा, इसके साथ में प्राइम मिनिस्टर कैसे हायर होता है, अच्छा क्वेश्चन ही आ गया, मैं तो इसे वैसे ही बता रही थी। ठीक है, अब मोदी जी को कैसे हायर किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, हाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। तो प्राइम मिनिस्टर का तो हम लोगों ने देखा था कि भाई पूरा जो ग्रुप है जिसकी भी मेजोरिटी आती है, जो भी पार्टी के एमएलए एमपी ज्यादा आते हैं, तो वहां पे क्या कर देते हैं, उनका जो हेड होता है उनको सम्मान पूर्वक हम क्या बना देते हैं, पीएम बना देते हैं। तो हमारे लास्ट चुनाव में बीजेपी की पार्टी जो है वो इनकी मेजोरिटी से जीती थी, इनके हेड थे मोदी जी, तो अब हो गए हैं मोदी जी हमारे कौन, प्रधानमंत्री, मीन्स प्राइम मिनिस्टर। दैट्स क्लियर। ओके, तो अब इसी को इन वर्ड्स में देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड इन इंडिया, ही इज लीडर्स ऑफ मिनिस्टर्स, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये बात होती है कि इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट कब अपॉइंट करता है, जब जिस पार्टी का हेड जो है, जो जिस पार्टी की मेजोरिटी मतलब ज्यादा होती है, उसके हेड को हम पीएम बना देते हैं। तो इनको बस ये प्रोसेस हो जाती है, देन पीएम प्रेसिडेंट क्या करते हैं, बस वहीं पर मुद्दा लगा देते हैं, भाई तुम जीत गए हो, तुम हेड हो और तुम पीएम बनने वाले हो, बस इतना ही क्लियर है। फिर इनका शपथ समारोह वगैरह होता है, फिर मोदी जी क्या करते हैं, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स, इनको भी शपथ समारोह में शामिल करते हैं, सबकी शपथ होती है, देन वो अपने मेंबर्स बन जाते हैं। The person who is elected leader of the majority party in the election is appointed as a prime minister by president of India। वही चीजें हैं, इसलिए हम समझ ले तो देन अब हमारे ऑनवर्ड्स में उसको क्या चेंज कर सकते हैं। Now, next question is, the parliamentary system of executive vests many power in the legislature for controlling the executive. Why do you think it is so necessary to control the executive? अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो है उसको लेजिस्लेचर जो है उसके पास पावर्स है कंट्रोल करने के लिए। तो भाई क्या ये इम्पोर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो सरकार चला रही है, तो क्या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है बाय लेजिस्लेचर। भाई पापा घर के हेड बन जाते हैं तो भी उनको उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे ग्रैंडफादर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो इनके हाथ में सत्ता जब अगर सिंपल सी दे दी जाए तो इन्हें क्यों हम खुला छोड़ दे, इनको भी तो कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई लगने वाला है, तो वो कंट्रोलर होता है लेजिस्लेचर के पास में। हालांकि दोनों की इक्वली पावर्स कैसे आ जाती है, क्योंकि सिमिलरली पार्टीज जो होती है वो इनके साथ में क्या होती है, मतलब पैरेलली होती है, जो सिमिलर पार्टी जो है वो साथ में चल रही होती है। तो ऑलमोस्ट जो है सरकारी चला रहे हैं तो इनके ऊपर इनका ज्यादा नियंत्रण तो होता नहीं है। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में बात है कि लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये कंट्रोल करे। अगर सिंपल सी बात है, अगर हम किसी को बहुत सारी छूट दे देते हैं तो वो क्या होता है, मतलब वो अपने मनमर्जी से काम करता है, जब तक कि हम उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है, घर के छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं करें तो वो ज़्यादा ही अपनी, मतलब कहना चाहिए अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो बस यहीं पे ये छोटे हो गए, ये बड़े हो गए। हालांकि ये बड़े हैं, ये अपने आप में बड़े मानते हैं, ये बड़े हैं, लेकिन इनको फिर भी कंट्रोल करना होता है। द पार्लियामेंट्री कीप्स अ डे टू डे वॉच ओवर द एक्टिविटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो एग्जीक्यूटिव को डे टू डे वॉच करती है, और इसका एग्जाम्पल आप अपनी पार्लियामेंट में देख सकते हो कि कितनी बहस होती है। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, दो दल होते हैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास में है, जो जीत चुका है, मतलब मोदी जी की जो बीजेपी है वो जीत चुकी है, मोस्ट ऑफ पावर जो है इनके पास में है। लेकिन इनके अगेंस्ट में, बीजेपी के अगेंस्ट में एक और पावर है, कौन सी, कांग्रेस। ठीक है, साथ में आम आदमी पार्टी है, उसके साथ में टीएमसी है और बहुत सारी। ओके, तो अब क्या होता है, जब भी कोई ये काम करते हैं,
ठीक है, इसमें कोई भी खोट होता है तो इसके अगेंस्ट में बोलने वाले इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, मतलब ये लेजिस्लेचर है। ओके, कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ कब आता है, जब इसके ऊपर पूरी सहमति आ जाती है। अगर बीजेपी ने, अगर इन लोगों ने कोई रूल लाया है तो उसको पार्लियामेंट पे पेश किया जाता है, वहां से उसको पास किया जाता है, दोनों ही हाउसेस से, चाहे वो लोकसभा हो या वो राज्यसभा हो, तो दोनों जगह से जब पास कराया जाता है, दैट मीन कि वहां पे इनके भी तो मेंबर्स बैठे हैं, भले इनकी मेजोरिटी कम थी, बट यहाँ पे इनके भी तो मेंबर बैठे हैं, तो इनकी भी तो परमिशन चाहिए। लग जाएगा कि बिना हमारी परमिशन के तुमने एक्ट ले आया, तुमने लॉ लेके आ गए। तो क्या होता है कि कोई भी एक्ट आता है तो ये लोग जब तक कि उसके ऊपर परमिशन नहीं देते हैं, अगर इन्हें लगता है वो गलत है, तो वो इन्हें क्या मतलब ये अपनी राय नहीं देते हैं, तो वो लॉ जो है, वो कोई भी बिल, कोई भी एक्ट नहीं बन पाता है ना। तो क्या हुआ कि इनको कंट्रोल करने के लिए पूरी लेजिस्लेचर जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, अपने वाद विवाद जो है वो होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक काम करता है, ठीक है, किसी कोई एक रहता है, कोई एक गलत हुआ, तो वहां पे उसको कंट्रोल, मतलब क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, ये जो है एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल। अगर काउंसिल मिनिस्टर का एक इंसान भी अगर रेजिग्नेशन दे देता है, दैट मीन कि सारे जो लोग हैं वो भी अपने आप को रिजाइन कर रहे हैं, पीएम जा रहा है, इसका भी मतलब यही हुआ कि सारी काउंसिल ऑफ मेजोरिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हट रहे हैं। As are in parliament system of government, the executive is responsible for the parliament for all act and omission and commissions. Definitely ये जो है सभी के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लोग तो ला ही रहे हैं सारी चीजें, सारे लॉज ला रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आरंट रियली सेपरेटेड। हाँ, यही बात मैंने आप लोगों को बताई कि एक्चुअल में ये लोग सेपरेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी मेजोरिटी रहती है, इनका तो जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट कम ही है, क्योंकि इनकी मेजोरिटी तो बनी नहीं, लेकिन फिर भी है ना ये लोग, ये फिर भी है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ज्यादातर मेंबर इनके होते हैं, इनके जो एग्जीक्यूटिव होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सेपरेटेड है वो है ही नहीं, मतलब थोड़े रेशियो में। A nominal sense the legislature is in control is that executive must report the legislature and is entitled the rule of virtual having the confidence of majority in the legislature। तो यही हम लोगों ने बताया कि सारी रिपोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर के पास में है। अगर ये क्या कहता है किसी एक का कॉन्फिडेंस इसमें जाता है लेजिस्लेचर में, तो वो किसकी सारी सारी जो एग्जीक्यूटिव है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और हम लोगों ने उस वक्त क्या बात की थी कि हाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी की है, किसी एक की नहीं है। कोई काम हो रहा है तो वो सारे मंत्री के बिहाफ पे होगा, वो पीएम के बिहाफ पे होगा। अगर कोई खोट निकल रहा है तो उसमें भी सारे जो है म्यूचुअल जो है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाती है। बट दिस नॉमिनल कंट्रोल डजंट डिस्क्राइब द रियलिटीज ऑफ पावर। हाँ, ये भी बात है कि सारे कुछ भी हो, पावर तो सबसे ज्यादा इन्हीं के पास में है। When a single party hold a majority in the legislature, these entails to the complete control by of the executive। अब हमने क्या बताया, यहाँ पर जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा ना ये वाला, कि यहाँ पे टीएमसी है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। अगर क्या हुआ कि इसके कोई मेंबर ही नहीं, इनका कोई रेशियो नहीं, सपोज अगर ये 70 है, यहाँ पे कितना कर दे हम 20:10 है ना, इन दोनों का मिला के 5-5 कर दे, तो ऐसे 100 होते हैं। अगर ये पूरे ही 100 तो पूरी लेजिस्लेचर की पावर किसके पास चली जाएंगी, टोटली बीजेपी के पास चली जाएंगी। लेकिन इसके लिए क्या है, यहाँ पर जो है थोड़े बहुत जो किसके पास में है, मतलब दूसरी जो पार्टीज है वो है, तो पूरा कंट्रोल जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास में नहीं है। देन दैट द पार्टी देन हैज कंट्रोल द बोथ ब्रांचेस। अब जो पार्टीज होती है वो दोनों ही ब्रांचेस को कंट्रोल में लेकर के चलती है। तो अब आपको समझ में आया कि एग्जीक्यूटिव का जो है कंट्रोल क्यों इम्पोर्टेंट है। The party leadership will also take the leading roles in the executive. So as far as the two branches are concerned, the reality is that executive control the legislature and no single party hold a majority. The legislature is a more powerful position and the executive will depend for its continuation on trade-offs between parties in legislature. अगर मैंने बताया ना कि कोई लॉ और रूल आ रहा है, अगर वो अप्रूव ही नहीं दे, अप्रूवल ही ना दे, तो क्या एग्जीक्यूटिव जो है उसको मेन करेगा, क्योंकि भाई अगर ये 70 है तो 30 तो इनके हाथ में है ना, ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, इनकी भी उतनी ही मतलब क्या होती है, वैल्यू इतनी है कि इनकी भी मतलब वोट्स की, जो सिंगल वोट्स की अपने आप में वैल्यू है। तो दैट्स वाई अगर एग्जीक्यूटिव के हाथ में पूरा ही मतलब सिस्टम चला जाए तो ये अपने हिसाब से ही रन करेंगी,
इसको किसी को जवाब ही नहीं देना पड़ेगा, और जब जवाब नहीं देना पड़ेगा तो अपना मतलब उनके अलग ही पावर्स जो है अपने आप में बढ़ते जाएंगे। तो ये जवाबदेही के लिए, क्योंकि अगर इसको एक जो रिपोर्ट है वो अगर किसी को देनी रही तो ये शायद ही प्रॉपर काम करे, तो बस इसीलिए क्या होता है, लेजिस्लेचर को इससे रिपोर्ट लेने का हक है और इसको कंट्रोल करने का है। दैट्स इट। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर्स मैच किए हुए हैं मैच द फॉलोइंग में। तो मैच द फॉलोइंग, तो ये आपकी बुक में जो है वो अलग अलग सीक्वेंस में मिल जाएंगे। वर्क विद इन द पर्टिकुलर स्टेट इन विच रिक्वायर्ड। अब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करें, देखो यूपीएससी हमने क्या देखा, वो यूनियन के लिए है, ठीक है, पूरे इंडिया में जो यूपीएससी से जो क्लियर होके जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ यूनियन के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये पूरे इंडिया में अगर से कोई एसडीएम बनता है तो इंडिया के किसी भी कोने में जा करके अपनी मतलब वो एज ए एसडीएम वर्क कर सकता है, एज ए मिनिस्टर जो भी उसको ऑफिस बनाए गए हो, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, ठीक है। इसके अंडर में जो है, इसके अंदर में कौन कौन से आ गए, आईएएस, IPS एंड देन थर्ड वन इज IRS, ठीक है। ये पूरे इंडिया में जाके कहीं पे भी काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में तो उसके लिए होती है स्टेट PSC या स्टेट सिविल सर्विसेज, ओके। तो स्टेट सिविल सर्विस में क्या होता है कि वो सिर्फ एक स्टेट के अंडर काम होती है, उसकी जितनी भी मतलब क्या होती है, जो भी सर्विसेज होती है वो अंडर स्टेट होती है। जैसे MPPSC जो MPPSC के लिए पब्लिक कमीशन है, ठीक है, सर्विस कमीशन है। तो पर्टिकुलर स्टेट इन विच रिक्वायर्ड, तो क्या होंगे वो स्टेट सिविल सर्विसेज, ठीक है। देन वर्क इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस लोकेटेड आइदर एट द नेशनल कैपिटल और एल्सवेयर इन द कंट्री। अब वो कहीं पे भी हो, वो किसी मतलब जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर हो लेकिन वो नेशनल कैपिटल ऑफ एल्सवेयर इन द कंट्री, वो कंट्री में कहीं पे भी काम कर रहा है, दैट मीन वो यूपीएससी है ना। तो वो क्या हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज, क्योंकि पूरे इंडिया में कहीं पे भी सर्विस करा रहा है लेकिन किसके अंडर में रह के, सेंट्रल के अंडर में रह के, ठीक है, यूनियन के अंडर में रह के, तो वो क्या हुआ, ऑल इंडिया सर्विसेज। Works in a particular state or to which allotted can also be sent in deputation of the central। तो अब क्या होगा कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट है वो अलॉट की जाती है लेकिन कैन ऑल्सो सेंड अ डेपुटेशन ऑफ द सेंटर, तो लेकिन वो सेंटर से भी क्या होता है, आप किसी को भी डाल सकते हो। तो वो कौन सी सर्विसेज होंगी, वो सेंट्रल सर्विसेज होंगी, ठीक है। सेंट्रल सर्विसेज में क्या होता है कि वो आपको सेंटर के जो थ्रू है वहां पे भी डाल सकते हैं, किसी स्टेट को भी अलॉट कर सकते हैं, ये वाली चीजें। ये जो टेबल है आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर इंटरेस्टिंग इन यूपीएससी और एनी गवर्नमेंट एग्जाम, ये आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये अगर आप समझ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से जो है मतलब किस एग्जाम के थ्रू आपको कैसे निकालना है, क्या कौन सा एग्जाम निकालना है। इवन हम लोग किसी दिन इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाएंगे जिसमें डिस्कशन करेंगे कि किस एग्जाम के थ्रू हम कौन सा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन ले सकते हैं, कि इस एग्जाम के लिए हमें कौन कौन क्या क्या प्रिपेयर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्क इन इंडियन मिशन क्या है, अब्रॉड। अगर आपको इंडियन मिशन अब्रॉड से रिलेटेड कोई काम करना है तो अब आप उसमें किस में जाएंगे, तो उसके लिए आप ज्वाइन करेंगे इंडियन फॉरेन सर्विसेज, बिकॉज फॉरेन है और यहाँ पे अब्रॉड के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स आपको इससे रिलेटेड काम करना है तो आप कौन सी सर्विसेज में जाएंगे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। देन हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, ये बात हमको अच्छे से पता है क्योंकि हमने मोदी जी को हायर किया था और मोदी जी ने बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर को या काउंसिल मिनिस्टर जो है उन्हें हायर किया था। याद है कि मोदी जी ने क्या किया था, एक लिस्ट बनाई थी नामों की। देखो मोदी जी तो हेड थे, तो इन ये किसके हेड थे, जो मेजोरिटी पार्टी थी उनके हेड थे, तो इसलिए प्रेसिडेंट ने क्या किया, इन्हें चूज, ठीक है, इन्हें क्या बना दिया, पीएम बना दिया। अब मोदी जी क्या करते हैं, पीएम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं और कहते हैं प्रेसिडेंट जी से कि सर मैंने तो अपनी एक लिस्ट बना दी है, अब आप इन्हें क्या कर दीजिए, इन मंत्रियों को, इन मिनिस्टर्स को एज अ काउंसिल मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर लीजिए।
और आपको इन्हीं को करना है। आपकी कोई अपनी इंडिविजुअल जो है वो ओपिनियन नहीं होगा कि आपको किसी और को करना है। मेरी जितनी लिस्ट दी गई है, जितने 15 मेंबर और जो मेंबर्स दिए गए हैं, आपको उन्हीं को जो है अपॉइंट करना है और मैं उन्हीं को अपने जो है इसमें रखने वाला हूँ। तो ये सारे मिनिस्टर कहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं? जो लोकसभा राज्यसभा से होकर के निकलते हैं, ठीक है, मतलब MPs होते हैं। तो उन्हीं की लिस्ट दे देते हैं मोदी जी और फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इनको अपॉइंट कर लेते हैं। चलो अब इन राइटिंग जो है इसे पढ़ लेते हैं। The ministers are also appointed by the President of India on the advice of Prime Minister। बस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी लिस्ट दी थी कि सर लीजिए, आप इन्हें अपॉइंट कर लीजिए। In fact, it is the prerogative of the Prime Minister to include any member in his council of minister or not। अब वही डिसाइड करेगा कि कौन से जो मिनिस्टर है वो उनके काउंसिल मिनिस्टर होने चाहिए और नहीं होने चाहिए। He submit has selected list of the president who administer and them on path of secrecy to become minister। One should be a member of either house, लोक सभा और राज्यसभा। अब वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का मेंबर होना चाहिए। देन क्या करेंगे, है ना, दोनों में से किसी का मेंबर हो तो उनको उनकी लिस्ट बनाएंगे और उसे शो कर देंगे, तो प्रेसिडेंट उन्हीं को अपना मिनिस्टर बना लेंगे। ओके, तो अब प्रेसिडेंट ने क्या किया कि उन्हें भी हायर कर लिया, प्रेसिडेंट ने पीएम को भी हायर कर लिया और ऑन सजेशन ऑफ पीएम उन्होंने कैबिनेट जो काउंसिल मिनिस्टर्स है उन्हें भी हायर कर लिया। तो देखा कितना इजी प्रोसेस है इन सबको हायर करना। लेकिन उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन लोगों को इतनी ज़्यादा पावर दे रखी हुई है, ठीक है, जो कि एस्पिरेंट्स होते हैं उनके पास भी पावर्स होती है, लेकिन ये लोग कितने आसानी से उस ओहदे पे पहुंच जाते हैं। मतलब हाँ, इनका भी अपना स्ट्रगल होता है, पहले सांसद बनो, मतलब पार्षद बनो अपने कॉलोनी के, फिर ऐसे स्टेप्स करके और भी आगे लोग बढ़ते जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को हम भूल चुके थे। वाइस प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट के सिर्फ 2 काम है, ठीक है। अब हमने एक वाइस प्रेसिडेंट रखा है, लेकिन प्रेसिडेंट कहते हैं कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एक्चुअली प्रेसिडेंट नहीं कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सर आपको हमने हायर तो कर लिया है, लेकिन आपके लिए जो है वो सिर्फ 2 वर्क्स है, आप इसमें से काम कर सकते हो, जिसमें से एक वर्क भी जो है वो उतना इम्पोर्टेंट, मतलब वो है कि वो आपकी किस्मत है। अगर आपकी किस्मत ठीक है, आपको पोजीशन मिली तो ठीक है, वरना एक पोजीशन जो है वो तो आपके पास हमेशा रहेंगी। और वो पोजीशन क्या रहेंगी कि वो क्या होंगे, एक्स ऑफिस चेयरमैन जो है ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा के चेयरमैन रहने वाले हैं ऑलवेज, ठीक है। जो राज्यसभा होती है तो वहाँ के चेयरमैन जो उसको हेड कौन करता है, वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उसे हेड करते हैं। दूसरा जो उनके लक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो क्या, एज अ प्रेसिडेंट काम करना। तो एज ए प्रेसिडेंट काम करना उनके लक पे क्यों डिपेंड करता है भाई, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है तो वो आएंगे, प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगाकर उन्हें हटाया गया है तो वो आएंगे, प्रेसिडेंट रिटायर हो चुके हैं और उनका इलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो आएंगे। अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया है और उनकी पोजीशन खाली है तो ही वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट जो है वो वर्क करेगा, लेकिन वो भी सिर्फ कितने, 6 महीनों के लिए या 6 मंथ्स के लिए काम करेगा। उसके बाद में कहा जाता है कि बस एज ए प्रेसिडेंट आपने बहुत काम कर लिया है, अब हम नया इलेक्शन करवाएंगे, नए प्रेसिडेंट को चुनेंगे और आप अपने जो इस पोजीशन से आपको मुक्त किया जाता है। तो इसीलिए ये वाला जो काम होता है ये इनका बायलक होता है ना। उसके साथ में क्या होता है, अगर एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर रहे हैं तो जो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है ऑफ लोकसभा राज्यसभा, तो वो पोजीशन से हट जाते हैं। जितने टाइम तक के एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं तब तक के वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रखते हैं। बाकी राज्यसभा के चेयरमैन वो अपने 5 साल के कार्यकालीन जो वर्ष है उतने में तो ये काम करते ही करते हैं। तो क्लियर हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट के 2 ही रोल्स हैं, कौन कौन से, एक तो वो राज्यसभा के चेयरमैन है, सेकेंड वन इज जब प्रेसिडेंट अब्सेंस है, उनकी अब्सेंट है तो उसके जगह वो काम करने वाले हैं। और प्रेसिडेंट कब नहीं रहेंगे तो वो भी कंडीशंस हमें पता है, रिटायरमेंट के ऊपर वो रेजिग्नेशन दे दे तो रिटायरमेंट के बाद तो नेक्स्ट वाले जो है वो इलेक्शन हो ही जाता है, तो रिटायरमेंट वाला कैंसिल, ठीक है, रेजिग्नेशन कर दे, इम्पीचमेंट से हटा दे या उनकी डेथ हो जाए, ठीक है। इन कंडीशंस में उनकी सीट जब तक एक खाली रहती है तो वो भी 6 महीने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट 6 महीने में एक नया इलेक्शन करवाना होता है, देन इस जो प्लेस है इसको फुलफिल कर दिया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट फिर से फ्री हो जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का हम लोगों ने कल ना एक बहुत अच्छा सुंदर सा चार्ट पढ़ा था, जिसमें बहुत सारे लोग थे, सब लोग बिजी थे, कोई काम कर रहा था, कोई बहुत सारी फाइल्स के पीछे दबा हुआ था। तो ब्यूरोक्रेसी वही जो कि एक्चुअल में काम कर रहे हैं। वो जो ऊपर सारे पॉलिटिशियंस पढ़े थे ना हम लोगों ने, वो तो भाई ऑर्डर वाले हैं, ठीक है, उनके बड़े बड़े काम है। उनका काम सिर्फ लॉज बनाना है, लॉज रेगुलेशन लाना है, रूल्स बनाना है, ये सब काम है। इनको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, यही सिविल सर्वेंट्स के नीचे वाले, ठीक है, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो लोग। ब्यूरोक्रेसी मीन सिविल सर्विसेज, ठीक है, यही हम लोगों ने अभी बात की थी कि सिविल सर्विसेज हो गया उसके नीचे, तो ये तो सिविल सर्विसेज हो गए। इनके नीचे भी भाई और डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे आईपीएस वालों के नीचे एसआई वगैरह एक्सेट्रा हो गया, आईएएस के नीचे और भी जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है उनके हेड हो गए, फिर आईआरएस के नीचे जो डिपार्टमेंट्स है उनके हेड हो गए, आईएफएस के नीचे जो हेड है मतलब उनके डिपार्टमेंट के और भी लोग हो गए। तो ऐसे करके ये पूरा जाल बनता है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो ये जो पूरा सर्कल है इसी को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और ये एक्चुअल में काम करता है। एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है का काम करते हैं, जो मिनिस्टर्स के कामों को मतलब अप्लाई करते हैं, वो काम ये लोग करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी मीन सिविल सर्विसेज। ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड ऑल द सिविल सर्वेंट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। Bureaucracy include from a peon to chief secretary. In a modern state, the functions of the bureaucracy are increasing the following areas. तो ये किन किन इसमें काम करते हैं, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट फंक्शंस, वेलफेयर फंक्शंस, अपॉइंटमेंट्स। तो ये सारे काम जो होते हैं ये ब्यूरोक्रेसी के लोगों का काम होता है। तो ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन है, एक प्यून भी एडेड है, एक बड़ा ऑफिसर मतलब एक आईएएस आईपीएस जो है वो ऐड है, तो उसके साथ में प्यून भी है, मतलब एक हायर पोजीशन लेकर के गवर्नमेंट के जो लोएस्ट पोजीशन होती है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन ब्यूरोक्रेसी। तो समझ में आपको ब्यूरोक्रेसी क्या है और ब्यूरोक्रेसी के काम क्या है। तो इनके ये सारे काम है, पॉलिसी मेकिंग करना है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, डेवलपमेंट करने हैं, वेलफेयर फंक्शंस करने हैं, अपॉइंटमेंट्स करनी है, अपॉइंटमेंट्स मतलब जो दूसरी पोजीशंस हो जाती हैं उनके लिए। तो ये सारे काम होते हैं ब्यूरोक्रेसी के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। भाई पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव जो है हम लोगों ने शुरू से वापस जाते हैं उस चार्ट के ऊपर जिसमें हमने टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स पढ़ा था, ठीक है। लेकिन फिर से अभी एक चार्ट बना हुआ है तो अब हम इसको फिर से फटाफट पढ़ने वाले हैं कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्या होता है और प्रेसिडेंशियल क्या होता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से बार बार पढ़ चुके हैं, वंस अगेन रिवाइज कर लेते हैं। टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, वन इज रियल राइट एंड अदर इज नॉमिनल। तो पार्लियामेंट्री में दो हेडों के बारे में बात की थी, एक क्या होता है, स्टेट हेड होता है, ठीक है, स्टेट हेड या हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, ये तो या तो एक किंग हो सकता है या प्रेसिडेंट हो सकता है, इसके बारे में बात की थी। दूसरा होता है गवर्नमेंट का हेड। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, बात होगी। यहाँ पे क्या, वन एग्जीक्यूटिव दैट इज रियल एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट का और स्टेट का दोनों का ही हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प वाली बात आ जाती है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट होता है ये नाम मात्र का होता है, पावर किसके पास होती है, के पास में। यहाँ पे एक्चुअल पावर ही प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि स्टेट का और गवर्नमेंट का दोनों का ही हेड कौन होता है, वो दोनों के ही हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। बेस्ड ऑन द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। अब जो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है और जो एग्जीक्यूटिव है इनके बीच में एकदम क्लोज रिलेशनशिप होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो होते हैं ये सिमिलर पार्टी से होते हैं, मतलब क्योंकि इनकी जो मेजोरिटी होती है इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। इनके बीच में एक सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव के बीच में और लेजिस्लेशन, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो इसका पूरा मालिक कौन है, प्रेसिडेंट है, और जो लेजिस्लेटिव है ये क्या होता है, ये डिफरेंट होती है और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट यही है, executive is not responsible to the legislative and responsible to the legislature. इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स के साथ में क्या होती है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कैसे, क्योंकि अगर एक मंत्री कार्य में कर रहा है दैट मीन सभी के साथ में उसी के नाम इंक्लूडेड होंगे, एक रिजाइन कर रहा है तो उसके साथ में पूरे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी मिनिस्टर जो, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाले हैं।
देन पॉलिटिकल होमोजेनिटी, और इसमें नो, इसमें पॉलिटिकल है और इसमें नहीं है। इतनी डिफरेंसेस है। और ये डिफरेंसेस ना अब वापस से अगर आप जब एग्जाम लिखने बैठे तो हमारी बातें याद करेंगे कि कौन किस तरीके से हमने बार बार चार्ट्स बनाए थे, किस तरीके से हमने एक्सप्लेन किए थे, वो चीज़ें रिकॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली आप ही क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द मेन फंक्शन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे फंक्शन है। अब आप ये मत लिख देना कि बहुत सारे फॉरेन टूर करना है, ठीक है, हर जगह घूमना है, नहीं नहीं, ये वाले बिल्कुल मत लिखना। टू एक्ट एज एन एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को क्या करता है, मतलब वो गवर्नमेंट हेड है, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उसको हमेशा एडवाइस करता है, क्योंकि अगर कभी प्रेसिडेंट को किसी मैटर में एडवाइस भी लगती है तो वो प्रेसिडेंट क्या करता है, हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से ही, उनकी एडवाइस के बाद में ही काम करता है। वो अपने व्यक्तित्व इंडिविजुअल ओपिनियंस का कुछ भी नहीं रहता है, तो क्या करता है, एडवाइस करता है। टू कोऑर्डिनेट अमंग डिफरेंट मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट। अब ये कोऑर्डिनेटर का काम होता है क्योंकि ये उस मिनिस्टर्स का हेड है, ठीक है, वो हेड है, वो सबको ही लेकर के चलता है। सबकी सत्ता किसके हाथ में होती है, पीएम के हाथ में। अगर धोखे से पीएम ने रिजाइन कर दिया, दैट मीन कि पूरे जो मिनिस्टर्स है सबकी सब गए, सबको रिजाइन करना होगा। तो इसी तरीके से ये एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि यही इनके बीच के कड़ी होते हैं सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर के बीच में। क्योंकि देखो, होम मिनिस्टर है इधर, इधर फाइनेंस मिनिस्टर है, इधर फॉरेन मिनिस्टर है, तो इन सब के हेड कौन है, पीएम, ठीक है। तो ये इनके बीच में कोऑर्डिनेटर का काम किया इनने, डिपार्टमेंट जो है इनके बीच में काम करता है ना, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, ये अलग डिपार्टमेंट हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग डिपार्टमेंट हो गया, तो इन सबके बीच में कोऑर्डिनेट का काम करता है। टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। अब कैबिनेट की मीटिंग जो है उसी के अंडर में होंगी। फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। अब कैबिनेट का फॉर्मेशन भी यही करता है, ये लिस्ट बना करके देता है प्रेसिडेंट को कि भाई इतने इतने लोगों को कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंग डिफरेंट मिनिस्टर्स। जब लिस्ट बना रहे हैं कि मैं इन लोगों को चूज कर रहा हूँ, तो जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कौन करेंगे, पीएम ही करेंगे, मतलब हमारे मोदी जी ही करने वाले हैं। अब तक के क्लियर, समझ में आई सारी चीजें? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपका पूरा रिवीजन करा रहे थे, जो पूरा चैप्टर था, जितने भी हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन शायद स्किप्ट हो चुके हो, लेकिन उसमें से जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो इसी में कवर हो चुके हैं, है ना। तो सिमिलरली उसके साथ में आपने दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है उसे भी साथ में रख के कवर किया है। तो इन शॉर्ट इस 3 वीडियो में जो हमारे जो ट्राई वीडियोस आए थे, तो इन तीनों वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारी गवर्नमेंट को इतने सारे पावर्स मिलते हैं, इतने सारे काम करने की चीज़ें मिलती है। और इसके साथ में सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया कि हमेशा, क्योंकि प्रेसिडेंट को हम सबसे बड़ा मानते हैं, तो प्रेसिडेंट क्यों दिखाई नहीं देते भाई हमें कहीं भी, क्यों उनकी सबसे ज़्यादा नहीं दिखाई देते, हमें हर जगह पीएम दिखाई देते हैं। तो आई होप आपका ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।